गरीब किसान की उजड़ी फसल। रतन एक किसान है जो माँ बाप के साथ रहता है। घर चलाने के लिए रतन दिन रात खेतों में काम किया करता है। वाह, खेतों में कितनी हरियाली है। अब बस 2 हफ्ते की देरी है। अनाज बेच के सारे कर्ज चुका दूंगा। जो पैसे मुन्ना भैया से लिए थे वो भी। रतन ने बीज के लिए 3000 रुपए कर्ज लिए थे मुन्ना भैया से। मुन्ना भैया गांव का बदमाश था। सूरज ढलते ही रतन अपने घर चला जाता है। रतन, तू आ गया है क्या? हाँ माँ, पिताजी कहाँ हैं? अभी तो यहीं थे, न जाने कहाँ चले गए। तू पहले खाना खा ले बेटा। माँ, अभी भूख नहीं लगी है, रुक जाओ ना। क्या भूख नहीं लगी है? सुबह से रात तक खेतों में काम करता रहा है। देख कितना पतला हो गया है तू। कैसे कोई बाप अपनी बेटी से तेरी शादी करवाएगा? ना करवाए, मैं कौन सा शादी के लिए मरा जा रहा हूँ। देखिए ना पिताजी, हमेशा शादी की बात करते रहती हैं। हाँ, तो गलत क्या कह रही है। मैं जब तेरी उम्र का था तो तू मेरी गोद में सूसू कर देता था। देखा? पिताजी, अब आप भी मत शुरू कीजिए। ठीक है, नहीं बोलूंगा। अभी खेत देखने गया था। इस बार फसल तो बढ़िया होगी है। हाँ, 2 हफ्तों में कटाई भी चालू कर दूंगा। इस बार बहुत अनाज उगेगा। एक बात बता, तेरे पास बीज के पैसे कहां से आए? वो मुन्ना भैया से लिया था। अनाज बिकते ही उन्हें पैसा लौटा दूंगा। हाँ बेटा, लौटा देना। सुना है बहुत बदमाश है वो। और मेरी बात मान रतन, तू उससे दूरी बनाए रखना। सुना है उसके पैसे लोगों को फलते नहीं हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उसे पैसे भी दे दूंगा और घर की थोड़ी मरम्मत भी करवा लूंगा। रात होते ही रतन खटिया डाल के हमेशा की तरह घर के बाहर सो जाता है। उसी रात गांव में जोर जोर से हवाएं चलने लगी। रतन के माता पिता घर के बाहर आ गए। लगता है आंधी आने वाली है। रतन को उठाना होगा। बेचारे को सोने दो, पूरा दिन थका रहता है। रात में तो सुकून की नींद सोने दो, जो होना है होगा। रात भर आंधी तूफान आने के कारण रतन के घर की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी। खेत की फसल बर्बाद हो गई थी। रतन ने जब सुबह ये सब देखा तो ये कैसे हो गया? बेटा, पूरी रात आंधी तूफान चल रहा था। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? बेटा, तू उठ के क्या कर लेता, बस परेशान हो जाता। ये तो घर भी टूट गया। अब हम रहेंगे कहां? मैं खेत जाके आता हूं। बेटा, कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया बेटा। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। सारा कुछ तूफान में बर्बाद हो गया बेटा। रतन माँ बाप को रोता देख। मैं रो नहीं सकता। अगर मैंने रो दिया तो माँ पिताजी और टूट जाएंगे। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। आप लोग रोइए मत, मैं मंदिर से कुछ खाना लेकर आता हूं। रतन मंदिर जाते हुए पूरे रास्ते रो रहा था, खुद को कोस रहा था। रातों रात उसकी अच्छी खासी फसल उजड़ गई। अब वो नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। गांव में सबके घर सही सलामत है, बस मेरा ही घर टूट गया। आज पहली बार अपने माँ बाप के आंखों में आंसू देखे मैंने। दिन रात एक करके फसल उगाई थी, एक रात में सब खत्म हो गया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? हे भगवान, हे भगवान। रतन मंदिर से प्रसाद लेकर घर जा रहा था। तभी रतन देखता है कि एक बूढ़ी दादी माँ रो रही है। दादी माँ, आप रो क्यों रही हैं?
बेटा, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। अब तो लगता है कि मैं मर ही जाऊंगी। रतन अपना प्रसाद दादी को दे देता है। अरे बेटे, फिर तू क्या खाएगा? मैं एक दिन भूखा रह लूंगा दादी माँ, पर आप नहीं रह सकती हैं। आप ये खा लीजिए। बूढ़ी दादी माँ वो प्रसाद खाने लगती है और रतन वापस लौट ही रहा था कि दादी माँ ने उसे रोका। बेटा, 1 मिनट। दादी माँ के साड़ी के पल्लू में कुछ बंधा हुआ था। वो उस गांठ को खोलती है। उसमें कुछ बीज होते हैं। बेटा, ये ले और अपने खेतों में बो देना। पर दादी माँ, इससे क्या होगा? तूफान में मेरा घर खेत सब खत्म हो गया। 5 महीनों की मेहनत पे पानी फिर गया। बेटा, तू बस इन्हें अपने खेतों में बो दे। भगवान तुझे और तेरे माता पिता को खुश रखेगा। हमेशा खुश रह। रतन दादी से बीज लेता है और अपने घर चला जाता है। घर के बाहर मुन्ना भैया रतन के माता पिता को भला बुरा बोल रहे थे। रतन भागते हुए आता है। मुन्ना भैया, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं मेरे माँ पिताजी से? अच्छा, तो क्या आरती करके बात करूं? मेरे पैसे कहाँ हैं? अभी 2 हफ्ते बाकी है। आप 2 हफ्ते के बाद आना, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर 2 हफ्ते बाद पैसे नहीं मिले ना, तो तुझे घसीटते हुए ले जाएंगे। पूरे गांव में बेइज्जत करूंगा। चलो रे, चलते हैं। 2 हफ्ते बाद तू उन्हें पैसा कैसे देगा? पता नहीं पिताजी, पैसे तो देने ही होंगे। सोच रहा हूं शहर जाकर कुछ करूं। कुछ पैसे आएंगे तो मुन्ना के पैसे सबसे पहले लौटा दूंगा। ठीक है, मैं भी कुछ देखता हूं। सूरज ढलने लगा। रात हो रही थी। रतन और उसके माता पिता सब भूखे पेट लेटे थे घर के बाहर। तभी रतन को बूढ़ी दादी माँ के दिए हुए बीज याद आए। रतन ने सारी बातें अपने माता पिता को बताई। मैं खेत में बीज बो के आता हूं। छोड़ ना रतन, जाने दे। 4-5 बीजों से क्या होगा? 4-5 बीज ही तो हैं। अभी गया और जल्दी से आता हूं। रतन को ना जाने क्या सूझ रहा था। रतन वो 4-5 बीज लेकर अपने खेत गया और खेत में उन बीजों को बो दिया। पता नहीं इन बीजों से क्या होगा, पर दादी माँ का आशीर्वाद तो मिलेगा कम से कम। चलो, अब घर चलता हूँ। रतन घर लौट आया। सुबह होते ही रतन अपने खेत की ओर चल पड़ा। अरे, मैं तो भूल ही गया। कल आंधी ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। मैं यहाँ क्यों आया? रतन अपने खेत को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पूरे खेत में बड़ी बड़ी फसल लहरा रही थी। ये कैसे हुआ? अभी माँ पिताजी को बताता हूँ। रतन के माँ पिताजी फसल देखते ही खुशी से खेतों में झूमने लगे। तभी रतन की माँ खेतों के बीच में गई और उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखा। खेतों के बीचों बीच एक धान की फसल सोने की थी। जल्दी यहाँ आओ, ये देखो, सोने की फसल। हाँ, ये धान तो पूरा सोने का है। जल्दी से उस बूढ़ी दादी माँ को ढूंढते हैं। ये सब उनकी ही देन है। तीनों मिलके पूरा गांव घूम लिए, पर वो बूढ़ी दादी माँ कहीं नहीं मिली। गांव वालों ने बताया कि ऐसी कोई बूढ़ी दादी माँ हमारे गांव में है ही नहीं। छोड़ो, जाने दो। वो जो भी थी हमारे लिए स्वयं देवी थी। रतन ने अनाज बेच के बहुत पैसे कमाए और अपने घर को 2 मंजिला बना दिया। मुन्ना भैया को भी समय से पहले पैसे दे दिए। सब अच्छे से हो गया। हाँ, सारी परेशानी खत्म हो गई और मेरी मेहनत भी रंग लाई। बस एक चीज नहीं हुई, रतन की शादी। माँ, आप शुरू मत हो जाना। पिताजी, कुछ बोलिए ना आप। फिर से तुम दोनों का शुरू हो गया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम दोनों देख लो। अब जब सब कुछ ठीक हो गया था तो सही समय था रतन की शादी के लिए। इसीलिए माँ हाथ धोकर उसके पीछे लग गई। आखिर रतन को भी एक सुंदर लड़की पसंद आ ही गई।
और बहुत ही अच्छे से रतन का ब्याह उस लड़की के साथ हो गया। अब रतन की माँ बहुत खुश थी, उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। रतन की किस्मत बदल गई और इसका कारण उसकी अच्छाई थी। सिटी की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग उलझ जाते हैं और इस वजह से वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाते। ऐसा ही एक परिवार है, खुराना परिवार। पापा अंकुश खुराना एक इंजीनियर हैं, माँ अनुराधा बैंक में नौकरी करती हैं। इनकी 2 बेटियां हैं, 12 साल की रिंकी और 10 साल की पिंकी। रिंकी और पिंकी ज्यादातर समय अकेले ही रहते थे। दीदी, बहुत भूख लगी है, मम्मी ने खाना बनाकर रखा है, पर मुझे खाना नहीं खाना है। तो क्या खाएगी? मैगी। मैगी तो मुझे भी खाने का मन है। दीदी, आपको मैगी बनाना आता है ना, तो हम दोनों के लिए बनाओ ना। ठीक है, मैं मैगी बनाऊंगी, लेकिन बर्तन तुझे धोने होंगे। अगर माँ को पता चल गया कि हम दोनों ने अकेले मैगी बनाकर खाई है तो बहुत डांट पड़ेगी। ठीक है, मैं पक्का धो दूंगी। रिंकी दोनों के लिए मैगी बनाने लगी और फिर दोनों ने मिलकर मैगी खाई। उसके बाद पिंकी ने बर्तन भी धो दिए। ये हुई ना बात, हमने मैगी भी खा लिया और माँ को भी पता नहीं चला। हाँ। दोनों बच्चियां एक साथ बहुत खुश थी। फिर एक संडे इनके घर पर मेहमान आए। अरे आओ आओ प्रहलाद, चाची ने बोला था कि तुम शहर पढ़ने आए हो। जी भैया। तभी अनुराधा चाय पानी लेकर आई। अनुराधा, ये प्रहलाद है, मेरे गांव वाला कजिन। अब शहर आया है पढ़ाई करने, हॉस्टल में रहता है। हाँ हाँ, आई नो, हमारी शादी में ये कितना छोटा था। हाँ भाभी, तब मैं बस 6 साल का था। सच कहते हैं लोग, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तभी रिंकी और पिंकी वहाँ आए। मम्मी देखो ना, पिंकी मेरी डॉल से खेल रही है, इसे कहो मेरी डॉल लौटा दे। थोड़ी देर खेलने दो ना उसे, क्या बिगड़ जाएगा अगर वो तुम्हारी डॉल से खेले? नहीं, लेकिन मुझे वो अपने खिलौने नहीं देती। तभी प्रलभ ने अपने बैग से 2 डॉल्स निकाली। दोनों बच्चियों ने फट से डॉल खींच ली और खुश हो गई। अरे प्रलभ, इसकी क्या जरूरत थी? पहली बार बच्चों से मिल रहा था, खाली हाथ थोड़ी आता। अंकल, आप कौन है? प्रलभ ने पिंकी को गोद में बिठाया। मैं तुम्हारा चाचा हूँ। लेकिन ऐसे कैसे? पापा का कोई भाई नहीं है। अरे बेटा, ये मेरे चाचा का बेटा है, इस नाते मेरा भाई और तुम्हारा चाचा। प्रलभ बच्चियों के साथ खेलने लगा। उस दिन से प्रलभ अक्सर वीकेंड्स पर अंकुश के घर आता और यही रहता था। वो बच्चों के साथ खेलता, खाता और मस्ती करता रहता। कुछ महीनों बाद अंकुश और अनुराधा रिंकी पिंकी को प्रलभ के साथ घर में अकेला छोड़कर शॉपिंग करने जाने लगे। अच्छा है तुम गांव से यहाँ आ गए, अब तुम्हारे बहाने हमें शॉपिंग करने तो जाने मिलता है। आराम से जाइए भाभी, मैं हूँ रिंकी और पिंकी के साथ। पर ना जाने क्यों रिंकी और पिंकी प्रलभ को देखकर डरी सहमी थी। अंकुश और अनुराधा के जाते ही पिंकी घर के बाहर दौड़ पड़ी। वो दौड़ते दौड़ते पार्क के बेंच पर जा बैठी। काफी देर तक वो रोए जा रही थी। फिर उसकी एक सहेली उसके पास आई। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मम्मी ने मारा क्या? नहीं। तो टीचर ने डांटा? नहीं। तो क्या हुआ? तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, किसी को बताएगी नहीं ना? नहीं बताऊंगी, पक्का। मेरे चाचा है ना गांव वाले, वो गंदे चाचा है। गंदे क्यों? क्योंकि मुझे वो गंदे तरीके से छूते हैं। क्या कहा? छूते हैं? चेस्ट पर और पैरों के बीच में। मुझे अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा मुझे छूते हैं। तो तू ये अपनी दीदी को बोलना, चाचा तो दीदी को भी छूते हैं। फिर दीदी क्या करती है? रोती रहती है। पिंकी, तू एक काम कर, अपनी मम्मी को बता, वो सब कुछ ठीक कर देंगी। लेकिन मम्मी डांटेंगी तो? क्यों डांटेंगी? तूने थोड़ी कुछ गड़बड़ की है। पर मम्मी को कैसे बताऊं?
एक काम कर, तेरी दीदी और तू मिलकर मम्मी को ये बता। याद है ना, स्कूल में टीचर ने बताया था कि अगर कोई ऐसा गंदा टच करे तो तुरंत अपने मम्मी या किसी बड़े इंसान को बताओ। हाँ, मुझे डर लग रहा है। डर मत, तुझे ये सब मम्मी को बताना ही होगा। ठीक है। पिंकी पार्क से निकली और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसके बगल में एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में उसके मम्मी पापा थे। पिंकी, तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं। पिंकी डरी हुई थी। अनुराधा ने पिंकी को अपने पास बिठा लिया। क्या हुआ पिंकी, कोई बात है? अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? चाचा गंदे हैं। क्या मतलब? चाचा मुझे और दीदी को यहाँ वहाँ छूते हैं। क्या? कहाँ छुआ उसने तुम्हें? यहाँ और यहाँ भी। अंकुश तेजी से गाड़ी चलाने लगा। पिंकी डरी हुई थी। उसकी इतनी हिम्मत, मेरी बच्चियों को हाथ लगाता है। दोनों अपने घर पहुंचे और फिर अनुराधा ने बिना बेल बजाए चाबी से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि प्रलव ने रिंकी को अपने गोद में बिठा रखा है। रिंकी का फ्रॉक खुला हुआ था। अंकुश ने प्रलव की गर्दन पकड़ ली। मेरी बेटियों को छुएगा? ये छोटी बच्चियां हैं, तू उनके साथ ये सब कैसे कर रहा है? रिंकी और पिंकी अनुराधा से लिपटकर रोने लगी। भैया, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो ये पिंकी झूठ बोल रही है? हाँ, वो झूठ बोल रही है। मैं तो इन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार कर रहा था। तू अपनी बेटी के साथ भी यही करेगा क्या? अंकुश बहुत गुस्से में था। उसने प्रलव को बहुत पीटा। गलती हो गई भाई। गलती? तुझे तो बेटा जेल भिजवाऊंगा। अंकुश पुलिस को कॉल लगा रहा था। अनुराधा ने हाथ से फोन छीन लिया। ये सब क्या कर रहे हैं आप? पुलिस कंप्लेंट। पर इससे हमारी बेटियों की भी बदनामी होगी। दुनिया हमारी बेटियों का भी नाम रखेगी। आपको इससे जितना मारना है मार लीजिए, पर पुलिस कंप्लेंट मत कीजिए। हाँ भैया, पुलिस कंप्लेंट से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आज अगर हम सही समय पर नहीं आते तो हमारी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अनुराधा, तुम कैसी माँ हो? अपनी बेटियों के गुनहगार को ऐसे खुला छोड़ने की बात कर रही हो। इफ वी लीव हिम अलोन, ये और बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। तुम अगर एक माँ होकर अपनी बेटियों का साथ नहीं दे सकती तो कौन देगा? अगर औरत डरती रही तो छोटी बच्चियों को कौन बचाएगा? यू आर राइट अंकुश, हमें इसे पहले पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। बिल्कुल नहीं। अनुराधा ने खुद पुलिस को कॉल लगाया। पुलिस स्टेशन से लेडी इंस्पेक्टर आई। उसने अंकुश और अनुराधा का स्टेटमेंट लिया और रिंकी और पिंकी का भी, और प्रलव के खिलाफ चाइल्ड अब्यूज का केस दर्ज किया। जेल में पुलिस वालों ने प्रलव की अच्छी खासी मरम्मत की। दोनों बच्चियां अभी भी सदमे में थी। थेरेपिस्ट ने अनुराधा को बताया कि वो रिंकी पिंकी के साथ टाइम स्पेंड करे। ये लो बेटा, तुम्हारी फेवरेट फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज तो मेरे भी फेवरेट है। पूरा परिवार साथ खा रहा था। मम्मी, अब कभी चाचा वापस नहीं आएंगे ना? बिल्कुल नहीं, और तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। पिंकी, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम बहुत बहादुर हो। अच्छा किया बेटा। वी आर सॉरी, हम तुम दोनों की प्रॉब्लम समझ नहीं पाए। मम्मी, मेरी बेस्ट फ्रेंड मीरा है ना, उसने मुझे बोला था कि मैं सब कुछ आपको बता दूं। अच्छा किया बेटा। वी आर सॉरी, हम तुम दोनों की प्रॉब्लम समझ नहीं पाए, पर अच्छा हुआ कि समय रहते सब कुछ पता चल गया। बेटा, आगे से याद रखना, अगर कभी भी कोई तुम्हें गंदे तरीके से छुए, यानी बैड टच, जैसे चेस्ट, थाइज या प्राइवेट पार्ट्स पर, तो बिना झिझक के किसी बड़े को इसके बारे में बता देना। मम्मी, हमने आपको नहीं बताया क्योंकि हमें लगा कि आप हमें डांटेंगी। बेटा, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है।
जिसने बैट टच किया वो गलत है। रिंकी और पिंकी बच गए। समय रहते उनके मम्मी पापा को सब कुछ पता चल गया और प्रलव को सजा मिल गई। पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के ज्यादातर केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। बच्चे अपने पेरेंट्स को बताने से डरते हैं और फिर पेरेंट्स पुलिस कंप्लेंट करने से डरते हैं और शायद इसी वजह से ऐसे गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। स्टॉप चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज।